नमस्कार दोस्तों। किसी केस में अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जमानत के लिए आवेदन करना होगा और जमानत आपकी सबसे प्रारंभिक अधिकारिता की जो कोर्ट होगी उसमें पड़ेगी या जो कंसर्न कोर्ट होगी। जब आप जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उन सभी बिंदुओं को उठाना पड़ता है जिनके द्वारा आपको आसानी से जमानत मिल सके, लेकिन फिर भी आपको जमानत नहीं मिल पाती है। जमानत देने के लिए वास्तविकता में सक्षम न्यायालय कौन सी है? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? फ्रेंड्स, बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद। मूलतः इस सिद्धांत पर ही सभी जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई होती है और इसी पर किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है। एक व्यक्ति को जेल में अनंत काल के लिए नहीं रखा जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रखा जा सकता है। अगर उसके मामले में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत ही ठोस साक्ष्य नहीं आ रहे हैं, तो अनंत काल के लिए किसी व्यक्ति को जमानत में नहीं रखा जा सकता है। और जमानत देने के लिए सक्षम न्यायालय वह न्यायालय है जिसके द्वारा उस मामले का ट्रायल किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। वो कंपेटेंट कोर्ट है बेल देने के लिए। आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पर है। रिसेंटली एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि अंतरिम जमानत या अंतरिम राहत कब मिलती है, और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। और अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद दोबारा से उन्हें जेल जाना पड़ा था। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि अंतरिम जमानत के बाद आपको हो सकता है कि आपकी जमानत परमानेंट कर दी जाए या आपको आगे जमानत मिल सकती है और कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। ऐसा हुआ भी कि रिसेंटली अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कोर्ट से, सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। अब ये अलग बात है कि उस जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, क्योंकि ये स्टेट का या कंसर्न जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या एजेंसी जो भी है, उसके पास ये राइट है कि वो उस मामले में आगे जा सकती है, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। तो जैसा कि इस केस में भी हुआ। लेकिन कंपेटेंट कोर्ट की बात करें तो कंपेटेंट कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट थी, जिस केस में विचारण होना, जिस कोर्ट में उस केस का विचारण होना था, वह कंपेटेंट कोर्ट है जमानत देने के लिए। और ऐसा हुआ भी। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने इस मामले में जमानत दे भी दी। लेकिन कुछ बिंदुओं पर जो जांच एजेंसी थी और उसके जो अधिवक्ता थे वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने असहमति जताते हुए उस ऑर्डर को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया और अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। कहना इतना ही चाहता हूँ कि मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, जमानत देने के लिए कंपेटेंट कोर्ट ट्रायल कोर्ट ही है। जो न्यायालय विचारण कर सकता है वह जमानत भी दे सकता है। किसी मामले में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, कि स्कैम हुआ है। अब उस मामले में किसी आरोपी को अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिले तो भी ट्रायल जो सबसे प्रारंभिक यानी आरंभिक अधिकारिता का न्यायालय है वही करेगा, विचारण वही करेगा। तो जो न्यायालय ट्रायल के लिए कंपेटेंट है, सक्षम न्यायालय है, विचारण जिस न्यायालय में होना है, बेल देने की अधिकारिता उसके पास है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो भले ही स्कैम 10,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का था, विचारण तो उसी न्यायालय के द्वारा होना है। तो अगर विचारण के समय वह न्यायालय कंपेटेंट है, सक्षम है डिसीजन देने के लिए, मामले को सुनने के लिए, इसके बाद जो भी गुण दोष है उसके आधार पर निर्णित करने के लिए, तो जमानत देने के लिए भी सक्षम है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। बट ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का राइट है कि उसने इस मामले में आगे उस ऑर्डर को चैलेंज किया और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अंतरिम राहत वाली बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इंटरिम रिलीफ किसी मामले में अगर मिल जाती है तो आपको परमानेंट रिलीफ मिलने का ग्राउंड एक बार तैयार हो जाता है। अगर अंतरिम राहत किसी मामले में दी जा सकती है तो यह विषय होता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इस मामले में परमानेंट आपको
रिलीफ दिया जा सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जमानत के लिए सक्षम न्यायालय जो विचारण न्यायालय है, ट्रायल कोर्ट है, वह जमानत दे सकता है। मामला चाहे छोटा हो बड़ा हो, मामले को गुण दोष के आधार पर आगे डिसाइड, यानी केस का जो ट्रायल है वह सक्षम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। तो बेल देने के लिए भी वो कंपेटेंट कोर्ट है। अब करते हैं बात 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून प्रभाव में आ जाएंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा अब वो उन्हीं नए कानून पर आएगा, और 156(3) और जो नया कानून है उसमें आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, और बहुत से जानकारियाँ आपको आगे मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।